और बड़ी खबर है, वेब सीरीज तांडव में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, जो आरोप लगा था कि सीरीज के जरिए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, तो इस मामले में अमेजन प्राइम की इंडिया हेड का बयान दर्ज हुआ है। अपर्णा पुरोहित का बयान दर्ज हुआ है। तो लखनऊ पहुंची थी हजरतगंज पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया है। तो अदालत ने आदेश दिया था, जिसके बाद ये बयान दर्ज किए गए हैं। तो दरअसल जो वेब सीरीज आई थी तांडव, आरोप लगा कि उसमें कुछ संवाद ऐसे हैं, कई ऐसी बातें हैं, उसका कंटेंट ऐसा है जो हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, और इसी आरोप के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था हजरतगंज कोतवाली में। तो यहाँ पर जो अमेजन प्राइम की इंडिया हेड है, यानी कि भारत में जो इसको हेड करती हैं, वो पहुंची थी और उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं। तो अपर्णा पुरोहित जो हजरतगंज कोतवाली पहुंची है और वहाँ अपने बयान दर्ज कराए हैं। तो अदालत ने आदेश दिया था, जिसके बाद वो बयान दर्ज कराने के लिए पहुंची है। जब पता चला कि लोगों को इससे तकलीफ हो रही है, उनकी भावनाएं इससे, कि इंडिया कंटेंट हेड अपर्णा पुरोहित से पूछताछ पूरी हो गई है। 3.5 घंटे तक करीब हजरतगंज कोतवाली के इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने अपर्णा पुरोहित से पूछताछ की है। पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा सवाल तैयार कर रखे थे अपर्णा के लिए। तमाम सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं और कुछ सवालों के जवाब पर चुप्पी साध गई अपर्णा पुरोहित। हजरतगंज कोतवाली में 17 जनवरी को अपर्णा पुरोहित के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। इस मामले में मैडम आप कुछ बोलेंगी? अपर्णा पुरोहित हमारे साथ है। मैडम आप कुछ बोलेंगी इस बारे में? मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस पहले ही तांडव के राइटर डायरेक्टर से पूछताछ कर चुकी है। अब हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अपर्णा पुरोहित से पूछताछ शुरू हुई है। अपर्णा पुरोहित अपने साथ तमाम तथ्यों को लेके आई थी, तमाम दस्तावेज थे जिनको परखा जाएगा। जिनके पहले बयान दर्ज हुए हैं उनके बयानों से ही अपर्णा के बयानों को क्रॉस चेक किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद ये विवेचना आगे बढ़ेगी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभ त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो ये बड़ी खबर थी इस वक्त की, और दिन भर क्या कुछ अहम हलचल रही, कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं, तो हर एक खबर का पूरा विश्लेषण सिर्फ एक मिनट में। कानपुर में मंजिले की छेड़छाड़ से परेशान एक लड़की ने ऑन द स्पॉट फैसला सुनाया। उसने मंजिले को सड़क पर गिरा कर पीटा। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने भी लड़की का सहयोग किया और मंजिले को सबक सिखाया। इस मर्दानी की बहादुरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला कल्याणपुर कोतवाली इलाके का है। बताया जा रहा है कि आरोपी कई दिनों से छेड़छाड़ कर रहा था, जिसे सबक सिखाने के लिए लड़की घर से ही ठान कर आई थी, और आज जब उसने कमेंट किया तो लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। पुलिस मामले की जाँच के बाद कड़ी कार्रवाई का भरोसा देती दिखी। कल्याणपुर में एक महिला ने सौदों को मारपीट की है, उस तरह का मामला सामने आया है। इस मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो जानकारी सामने आएगी उसके आधार पे आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। यदि इस तरह की जानकारी सामने आती है तो कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में हुए बवाल मामले में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आरएलडी नेताओं पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मस्जिद से बाकायदा मारपीट का ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा कि आरएलडी नेताओं के फोन कॉल की जांच हो। इस तरह जांच होनी चाहिए। मैं कप्तान महोदय से भी बात करूँगा। लोकदल के नेता गाँव में मौजूद थे, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। और इनमें से एक नेता वो हैं जो लाल किले में 26 जनवरी में मौजूद थे, फेसबुक लाइव कर रहे थे। एक नेता वो भी है, उनकी कॉल डिटेल जो ये 5-6 लोकदल का ब्लॉक अध्यक्ष है, इनकी निकाली जाए। एक शोक सभा में पहुंचे संजीव बालियान और उनके समर्थकों से कथित तौर पर आरएलडी समर्थक भिड़ गए थे और दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले थे। तो पहले भी विरोधी थे दोस्त। चौसा मेरे सामने चुनाव लड़े तो सब लोग चौसा के साथ थे। मेरी बात ये नहीं है कि विरोध तो उन्हें करना चाहिए, वो लोकदल के, लेकिन विरोध मर्यादाओं में। बालियान ने कहा कि जानबूझकर किसान आंदोलन की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। वहीं मुजफ्फरनगर के सोरम गांव में मारपीट मामले में आरएलडी अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह ने भी किसानों की पंचायत बुलाई और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरएलडी समर्थकों को पीटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर कृषि कानून के बारे में बताएंगे, लेकिन उसके नाम पर बीजेपी कार्यकर्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं अपने लोगों से कि जाके किसानों को समझाओ। ये किसान समझता है। जहाँ तक पढ़ाई लिखाई का, एक इनके सांसद हैं पार्टी में, बोले मैं सबसे बहुत बड़ा लिखा किसान हूँ और मैं कह रहा हूँ ये किसान के आपके हित में ये धान बहुत से लेके लोग बैठे और जो किसान कुछ कम पड़े हैं उनके बच्चे। वहीं बस्ती और संत कबीर नगर में आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने किसान पंचायत कर सरकार पर मनमानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब हो या हरियाणा, हर जगह किसानों का शोषण हो रहा है।
सोरम गांव में हुए बवाल पर मुस्लिम धर्मगुरु ने मस्जिद से मारपीट के ऐलान को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। मस्जिदों से किसी से भी ऐलान नहीं हुआ। अगर किसी भी मस्जिद से ऐलान हुआ तो उसको आइडेंटिफाई करें वो, और उस पर जो भी कार्रवाई हो सकती है, अगर संविधान में ऐसा कुछ है तो करें, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ का नाम लेकर वो अपना भाषण दे रहे हैं कि साहब मेरा फला गांव में ऐसा हुआ, वहाँ तो वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है कि किसान आंदोलन से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी फिर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना चाह रही है, लेकिन अब ये चलेगा नहीं। उन्होंने कहा कि आंदोलन सभी जाति धर्म से परे है। संजीव बलिवान जी का हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, चैनलों पर देख रहे हैं, उनका खुद उस गाँव में, उनके गाँव में उनका विरोध हो रहा है। अब फिर वो हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं, वो अब चलने वाला है नहीं। इस आंदोलन में, किसान आंदोलन में जाति नहीं है, सभी जाति वर्ग धर्म के लोग किसान हैं। दरअसल सोमवार को संजीव बालियान मुजफ्फरनगर के सोरम गांव के एक शोक सभा में पहुंचे थे। कुछ किसानों ने किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जिसके बाद आरएलडी समर्थक और बालियान समर्थकों में जमकर मारपीट हुई थी। मथुरा में किसान महापंचायत में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि कई दशकों में कांग्रेस ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया उसे मोदी सरकार ने पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। प्रियंका बोली, मोदी सरकार सिर्फ बड़े कारोबारियों के हित के लिए काम करती है, उन्हें छोटे किसानों और छोटे कारोबारियों से कोई लेने देना नहीं है। उसके सिवाय आपकी सरकार ने क्या बनाया? उद्योगपतियों की कमर, छोटे उद्योगपतियों की कमर तोड़ने वाले कानून किसने बनाए? लॉकडाउन के समय जब लाखों लोग तंग होकर, परेशान होकर अपने गांव के लिए पैदल चले, तो आपकी सरकार ने कौन सी सुविधा बनाई उनके लिए? कौन सा साधन दिया उन्हें कि घर पहुंच सकते थे? प्रियंका ने कहा कि किसान 3 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार काले कानूनों को वापस लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन में कई किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार किसानों के बारे में नहीं सोच रही। 26 जनवरी हिंसा में टूल किट मामले में पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। उन पर आरोप है कि 26 जनवरी को किसानों की आड़ में जो हिंसा हुई, उसके एक व्हाट्सएप ग्रुप से वो जुड़ी थी, जिसमें उनकी भूमिका संदिग्ध लग रही है। टूलकिट मामले में गिरफ्तार पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिशा रवि को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है, जिसमें 50,000 हजार के सिक्योरिटी बॉन्ड पर यह जमानत दी गई है। हालांकि इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से यह कहा गया कि दिशा रवि टूल किट एडिट करने में मुख्य रूप से आरोपी हैं और इन्होंने टूल किट एडिट किया है। और इस पूरे मामले में भारत में जो 26 जनवरी और किसान रैली हुई है, उसमें भारत को बदनाम करने के लिए और किसान रैली के नाम पर भारत में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने के लिए ये जिम्मेदार हैं। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि को 14 फरवरी को गिरफ्तार किया था। दिशा की पुलिस ने 4 दिन की रिमांड मांगी थी। आगरा में चल रही सेना भर्ती प्रक्रिया में एक बार फिर से सेंध लगाने की कोशिश का मामला सामने आया है। पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले 6 शातिर अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती होना चाहते थे। आगरा के थाना सिकंदरा इलाके में सेना की भर्ती चल रही है। सेना में भर्ती प्रक्रिया के चलते पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस भी पूरी तरह से सक्रिय है, जिससे सेना की भर्ती में पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे। गिरफ्तार आरोपी फर्जीवाड़ा कर पाते, उससे पहले ही इन्हें दबोच लिया गया। आज कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जो फर्जी निवास प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या जो है आईडी प्रूफ बनाकर उसके आधार पर अलग जगह से भर्ती प्रक्रिया में दोबारा शामिल होने आए थे। साथ ही साथ इस पूरी फर्जीवाड़े को जो शाहजहांपुर में बीएससी की नियत छात्रा जली हुई हालत में खेतों में पड़ी मिली। उस समय लड़की के शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। आनन फानन में पुलिस ने उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन 50% से ज्यादा जले होने की वजह से लड़की को लखनऊ रेफर कर दिया गया। परिजन किसी अनहोनी की आशंका जाहिर कर रहे हैं। तीसरे मंजिल पे अच्छा जब गई, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? तो बाद नहीं याद है? नहीं याद। क्या करने गई थी? मेरे क्लास लगती थी। तीसरी मंजिल पे? अच्छा, कोई सहेली अली आपके संग में थी? नहीं, मेरी सहेली ने कॉल करी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, लेकिन जलाने की वजह अभी साफ नहीं हो सकी है। घर से फोर्स गई और उसको एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए
तुरंत उसकी व्यवस्था की गई और उसके पूरी तरह होश में है और उसके मोबाइल नंबर इत्यादि के बारे में जानकारी की गई, तो सब बता रही है। लेकिन घटना क्या हुआ है उसके साथ में, उस पर कोई बात वो नहीं कह रही है। सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि छात्रा को किसने आग लगाई, ये बात छात्रा भी नहीं बता पा रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 20,000 का बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश के पास से बाइक और तमंचा बरामद हुए हैं। बदमाश के खिलाफ 36 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं बाराबंकी में भी पुलिस और बदमाशों के बीच काफी देर तक एनकाउंटर चला। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। एनकाउंटर में कांस्टेबल भी घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि बदमाश के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के पास से कार और तमंचा बरामद हुआ है। हालांकि 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। बाराबंकी के सफदरगंज थाना इलाके में ये मुठभेड़ हुई। मुस्कीनगर क्रॉसिंग के पास बांसा रोड पर कुछ अपराधियों के आने की सूचना मिली थी, जिसमें सफदरगंज पुलिस और एसओजी टीम ने उनको रोकने का प्रयास किया, जिसमें इन्होंने पुलिस पर फायर किया, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल अरुण कुमार घायल हुआ। काउंटर फायरिंग में एक अपराधी घायल हुआ। इन दोनों को हॉस्पिटल भेजा गया है। जब अपराधी के बारे में जानकारी की गई तो ये सोनू नाम का अपराधी है, जो सतरिक थाना क्षेत्र का रहने वाला है। लगातार इस क्षेत्र में पशु तस्करी और गोकशी का अपराध करता था और इसकी लगभग आधा दर्जन क्रिमिनल हिस्ट्री है। मेरठ में एक बार फिर झूठी शान की खातिर कत्ल का मामला सामने आया है। यहां बहन के प्रेम विवाह से नाराज भाइयों ने अपने जीजा की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी। हत्याकांड से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि हत्या के वक्त वो अपने घर में था। लोगों ने मौके से एक आरोपी को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद पूरे गाँव में तनाव बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि श्रवण ने 2.5 साल पहले राधा से प्रेम विवाह किया था, जिसको लेकर राधा के भाइयों की उससे दुश्मनी चल रही थी। श्रवण पिछले 1.5 साल से हापुड़ में रह रहा था। 1.5 साल बाद वो अपने घर आया था, तभी उसकी हत्या कर दी गई। सरवन पुत्र मनसाराम, ग्राम गेसूपुर, उम्र लगभग 24 वर्ष, इनकी हत्या कर दी गई है। इन्होंने एक महिला से विवाह किया था, जो प्रेम विवाह था, जिसके लिए इसके जो लड़की थी उसके परिवार वाले राजी नहीं थे। इसी क्रम में जो लड़की का भाई है उसके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई है। इसका नाम कौशिंदर पुत्र सुंदर है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में वकील ओमकार तोमर का सुसाइड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक हफ्ते से हड़ताल पर बैठे वकीलों ने आज एडीजी ऑफिस तक मौन जुलूस निकाला। ओमकार के परिजनों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर जुलूस निकाला गया। वकीलों ने कचहरी परिसर में अनशन भी शुरू कर दिया है। आज डीएम कार्यालय के सामने धरना देते हुए वकीलों ने अनशन जारी रखा। वकीलों ने आरोपियों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी की मांग की है। हम प्रयासरत हैं, शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारियां होंगी। हमने सब गिरफ्तारियां रखी हैं, सभी की 14 के 14 नामजदा पे गिरफ्तारी के लिए हमने निवेदन किया, मांग पत्र दिया। दरअसल परिजनों ने खुदकुशी मामले में विधायक समेत 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। स्वागत है ब्रेक के बाद। देश के स्वास्थ्य बजट पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। उन्होंने पूर्वांचल में दिमागी बुखार पर काफी हद तक काबू पाने की कोशिशों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर साल इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत हो जाती थी, लेकिन यूपी में मुख्यमंत्री की मुहिम रंग ला रही है। तो अगर हम पूर्वांचल की बात करें, खासतौर पर गोरखपुर उसके आसपास के इलाकों की बात करें, तो इंसेफ्लाइटिस, जिसे दिमागी बुखार या जापानी बुखार भी कहते हैं, तो बच्चों का काल और पूर्वांचल का अभिशाप इसे कहा जाने लगा था। लेकिन जब सरकार बदली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद गोरखपुर से आते हैं, तो उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया और इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया और तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि जहां हजारों बच्चों की मौत हो जाती थी इस बीमारी से, लेकिन यूपी के सीएम की मुहिम अब रंग ला रही है। और अमरोहा से खबर है, जहां शबनम की फांसी टल गई है। तो बावनखेड़ी का हत्याकांड आपको याद होगा, जहां अपने ही परिवार के 7 लोगों की शबनम ने हत्या कर दी थी। तो इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन शबनम की ओर से अब राज्यपाल के पास एक बार फिर से दया याचिका भेजी गई है। तो जब दया याचिका कहीं पेंडिंग होती, कहीं जाती है, तो उसमें कुछ वक्त तक आप फांसी नहीं दे सकते या जो भी सजा है। तो फिलहाल अभी अगली तारीख क्या होगी वो मुकर्रर नहीं है। तो अपने ही घर के 7 सदस्यों को शबनम ने मौत के घाट उतारा था। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम मोड़ पर लाया है।
नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण है। नवाचार और उपलब्धियों की ऐसी कहानियां जो बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या पहचान रखते हैं। तो इन कहानियों में से एक कहानी है फेविकॉल की। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली पीढ़ी के उद्यमियों में से एक बलवंत पारेख द्वारा 1959 में स्थापित पिडिलाइट इंडस्ट्रीज भारत की सबसे जानी मानी एडहेसिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका प्रतिष्ठित ब्रांड फेविकॉल भारत में लाखों उपभोक्ताओं के घर में पाया जाता है और इसे देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में शुमार किया जाता है। Through these 60 years, we spot unserved, underserved market categories. We fill those not just with a world-class product, but with a brand. And then we work tirelessly with users and consumers until we create a brand. मेक इन इंडिया पिडिलाइट आज पूरे भारत में 11 नए कारखानों का निर्माण कर रहा है और आगे भी काफी संभावनाएं देखता है। Pidilite, we are great believers in the India story. And therefore, for us to first and foremost win in India, satisfy consumer domestic demand is a priority.